तो हाँ, चलिए। हाँ, चलिए आज हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर दोनों के नाम से जानते हैं। या तो कनेक्शनिज्म के नाम आप ले सकती हैं या ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं। 1898 ईस्वी में 1898 1898 में थॉर्नडाइक ने E.L. थॉर्नडाइक पूरा नाम था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो इन्होंने हेलो, कोई कुछ पूछ रहा था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक 1898 में इन्होंने एक अपना PhD में का जो टॉपिक था उनका, वो था एनिमल इंटेलिजेंस। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक सिद्धांत दिया लर्निंग का, जिसको हम कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं। तो इस थ्योरी में कहा क्या गया? इस थ्योरी में थॉर्नडाइक ने बताया कि स्टिमुलस जब प्राणी के सामने दिया जाता है और जब वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और अनुक्रिया सही होने पर, ठीक है, अगर अनुक्रिया सही हुई और व्यक्ति को रेनफोर्समेंट दिया गया, तो प्राणी क्या करता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा, लर्निंग की प्रक्रिया उतनी ही मजबूत होगी। इसी को उन्होंने कनेक्शनिज्म कहा था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को दो हिस्से में हम लोग बांटेंगे, 1930 के पहले का सिद्धांत और 1930 के बाद का सिद्धांत। दोनों एक दूसरे के अपोजिट सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत है 1930 के पहले, यानी 1898 में जो थ्योरी लेकर आए, उसमें जो गलतियां हुई, ठीक है, जो लिमिटेशंस थे या जिसकी आलोचना की गई, उस आलोचनाओं में उन्होंने संशोधन किया और वो 1930 के बाद का सिद्धांत कहलाया। तो 1930 के पहले का सिद्धांत हम लोग देख लें, जिसको कनेक्शनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। थॉर्नडाइक का यह कहना था कि पशु या मानव किसी कार्य को ट्रायल एंड एरर के प्रक्रिया से सीखता है। सीखने की जो प्रक्रिया उन्होंने बताई, वो बताया ट्रायल एंड एरर। और इसी ट्रायल और एरर के दौरान क्या होता है? व्यक्ति स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। व्यक्ति बार बार कोशिश करता है, गलती करता है, ठीक है, सही अनुक्रिया की तरफ वो धीरे धीरे जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति किसी स्टिमुलस पर सही अनुक्रिया कर पाता है, ठीक है। और सही अनुक्रिया कब होगी? जब जिस अनुक्रिया पर हम रेनफोर्समेंट दें, ठीक है, अगर वो करेक्ट रिस्पॉन्स को चुनता है और उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है, तो प्राणी में उस बिहेवियर को करने की प्रवृत्ति होती है, दोबारा वो करता है, ठीक है। यही वो कनेक्शनिज्म है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 3 तरह के नियम की चर्चा की। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर लें हम लोग। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहा गया है, ठीक है, कि अभ्यास करने से क्या होता है? परफेक्शन आता है, आदमी में परफेक्शन आता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने भी ये बताया कि अभ्यास नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध मजबूत होता है, ठीक है। अगर हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा कनेक्शन मजबूत होगा, और डिसयूज़ करेंगे या अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है, तो कनेक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और उसकी फॉरगेटिंग हो जाएगी। तो लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ जो मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, किसका सिद्धांत था वो? एबिंगहॉस का सर। एबिंगहॉस का। वेरी गुड। ईयर बता दीजिए तो हमको, एबिंगहॉस का सिद्धांत कब आया? सर 1885 में आया था। 1885 में आया था सर। ठीक है, 85 में। 1885 में आया था और ये सिद्धांत 1898 में आया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने बात की कि हम अभ्यास करेंगे तो एस आर कनेक्शन मजबूत होगा, और अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो एस आर कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज करने से, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया प्रबल होती है, ये बताया।
ठीक है, जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, एस आर कनेक्शन मजबूत होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ आलोचना की गई, कहा गया कि सीखने की प्रक्रिया जो है सिर्फ ट्रायल एंड एरर के माध्यम से या फिर जो है कि सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए गए जहां ये बताया गया कि सीखना जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज के द्वारा नहीं होता है, बल्कि अन्य फैक्टर भी काम करते हैं। तो कोई बता सकता है कि अन्य फैक्टर क्या होगा? इंसाइट, हमारा सूझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति को सीखने में मदद करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से हम नहीं सीखते हैं, ऐसी आलोचना की गई। जबकि एबिंगहॉस का मानना था कि सिर्फ लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो क्या करता है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। दूसरी आलोचना जो की गई वो किस आधार पर की गई? उन्होंने कहा था कि प्राणी जो है उस अनुक्रिया को सीखता है जिसे वो बार बार दोहराता है, रिपीट जिसको करता है उसी को वो सीखता है, और उस अनुक्रिया को भूल जाता है जिसको वो दोहराता नहीं है। लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़, यही कहा था कि जिसको हम यूज़ करेंगे, रिपीट करेंगे, वो हमको याद रहेगा, जिसको हम रिपीट नहीं करेंगे वो भूल जाएगा। तो बिल्ली के एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, उससे इस तथ्य की आलोचना हुई थी। तो पहले हम आ जाएं कि आखिर बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, तब हम नियम को समझेंगे। थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसको किसको याद है? भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद रखा गया, ठीक है, पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा रखा गया, ठीक है। पिंजड़े की बनावट ऐसी थी जिसमें एक सिटकिनी लगा था, जो दबने से लीवर लगा हुआ था, जिसके दाबने से पिंजड़ा खुल सकता खुल जाता था, ठीक है। बिल्ली ने, चूंकि बिल्ली भूखी थी, उसके सामने मछली पड़ी हुई थी, ठीक है, तो बिल्ली ने बहुत सारे अनियमित व्यवहार दर्शाए, उछलना, कूदना, नोचना, खसोटना, खींच, जितनी तरह के चीज़ें थी, अनियमित व्यवहार उसने बहुत सारे दर्शाए पिंजड़े के अंदर। और इसी क्रम में उसका पैर जो था कहाँ पड़ा? लीवर पे चला गया, लीवर पे चला गया और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली निकली और बिल्ली ने मछली खा ली। फिर दूसरी बार ऐसा ही किया गया, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में रखा गया और बिल्ली ने अनियमित व्यवहार फिर किए, और इसी क्रम में बिल्ली का पैर फिर लीवर पर पड़ा और बिल्ली निकल गई। तो कई प्रयास जब किए गए तो देखा गया कि जो टाइमिंग था अनियमित व्यवहार करने का, इर्रेगुलर बिहेवियर करने का, उसमें ग्रेजुअली कमी आ गई। और बाद में तो देखा गया कि बिल्ली को जैसे ही पिंजड़े में डाला जाता था, बिल्ली बटन दबा के बाहर निकल जाती। फुर। देखिए, कोई नहीं टोका कि बिल्ली फुर नहीं होगी, चिड़िया फुर होती है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था। तो इसी पर उन्होंने लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम और लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस था। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में तो बार बार कर रहा था, ठीक है, उन्होंने बताया कि बार बार प्राणी क्या कर रहा था, अनियमित व्यवहार कर रहा था, और रेगुलर बिहेवियर एक ही कर रहा था। कौन सा? लीवर प्रेसिंग। तो मजबूत किसको होना चाहिए था? जो ज़्यादा बार हो रहा था, इर्रेगुलर बिहेवियर को। लेकिन बिल्ली ने सीखा क्या? बटन दबाना, जो कि सिर्फ एक ही बार हो रहा था। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो था अपने ही उनके एक्सपेरिमेंट से कट हो जाता है कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को करके सीखते हैं, तो बिल्ली ने इर्रेगुलर बिहेवियर 10 बार किया और रेगुलर बिहेवियर या लीवर प्रेसिंग बटन एक बार किया, लेकिन उसने सीखा क्या? लीवर दबाना। 10 वाले को नहीं सीखा, जो 10 बार गलत बिहेवियर था। तो अपना ही सिद्धांत उनके अपने ही एक्सपेरिमेंट से कट हो गया। सर, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट था ना, तो
यस सर, मतलब वो नहीं है, रीइंफोर्समेंट था तभी तो वो रेनफोर्समेंट था या नहीं था, उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने वो को मजबूत बचवाना। होगा, हाँ, ठीक है? लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस क्योंकि किसकी हो कॉन्ट्रैक्ट रही ने थी? रीइंफोर्समेंट की बात ही नहीं की थी ना, हाँ, यहाँ उन्होंने तो सिर्फ ट्रायल एंड एरर अभी की बात आएँगे, की थी। रेनफोर्समेंट की भी बात आएँगे हम, ठीक है? उस पर भी अभी चर्चा होगी, क्योंकि रेनफोर्समेंट जो है उन्होंने सैटिस्फैक्शन से जोड़ा, सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन से जोड़ेंगे वो। चलिए, तो पहला समझ में आया कि अपना ही सिद्धांत उनके अपने ही एक्सपेरिमेंट से कट हुआ। ये उनके भी समझ में आया कि हमने जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की, वो उस हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्रॉस हो गया। दूसरा नियम जो था उनका क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या बताता है आपको? कि सीखने वाला प्राणी किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होगा और किन किन परिस्थितियों में उसमें खींच उत्पन्न होगी या उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा। कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जब प्राणी में फ्रस्ट्रेशन होगा और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब उसमें सेटिस्फैक्शन होगा। 3 कंडीशन उन्होंने बताया। नंबर 1 कि किसी काम को करने के लिए प्राणी तत्पर है और उस काम को करने दिया जाए, ठीक है? हम पढ़ने के लिए तैयार हैं और हमको पढ़ने दिया जाए, क्या होगा? सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन, ठीक है? सेटिस्फैक्शन। हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं और हमको खींच पढ़ने उत्पन्न के होगा, लिए कहा जाए, खींच उत्पन्न होगा उसमें, गुस्सा आएगा। जो हमारे बच्चे को होता है, ठीक है? तो एक कंडीशन ये हुआ कि हम जिस चीज़ के लिए तत्पर हैं वो करने को हमको दिया जा रहा है, सेटिस्फैक्शन। हम किसी चीज़ के लिए तत्पर नहीं हैं और हमको करने को कहा जा रहा है, डिससैटिस्फैक्शन। और एक क्या होगा कि हम तत्पर हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और हमको पढ़ने नहीं दिया जाए, डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है? तो 2 कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पर प्राणी में डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है। वो रेडीनेस उसमें दिख रहा है, ठीक है? और रेडीनेस के अकॉर्डिंग उसको क्या हो रहा है? क्या नहीं दिया जा रहा है? वो काम करने नहीं दिया जा रहा। तत्पर है और काम करने नहीं दिया जा रहा है, या तत्पर नहीं है और उससे काम करवाया जा रहा है। ये 2 कंडीशन ऐसे हैं जो प्राणी में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करते हैं। एक कंडीशन ऐसा है जो सेटिस्फैक्ट्री है कि हम करना चाहते हैं और हमको करने दिया जा रहा है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है इसकी चर्चा हो गई। लॉ ऑफ रेडीनेस बड़ा, इस पर भी आलोचना हुआ। क्या हो सकता है आलोचना? सब्जेक्टिव, उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन, आलोचना करने वालों ने कहा कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और फ्रस्ट्रेशन, ये 2 ऐसे बिहेवियर हैं जो सब्जेक्टिव हैं। तो क्या बिल्ली ने जाकर थॉर्नडाइक को बताया कि हम इस काम से संतुष्ट हैं और इस काम से असंतुष्ट हैं? ये सब्जेक्टिव फीलिंग है ना कि हम किस चीज़ से संतुष्ट हैं, किस चीज़ से नहीं संतुष्ट हैं। तो बिल्ली तो ये बता नहीं सकती थी। इस पर आलोचना हुई, ठीक है? सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन को उठाया गया कि ये दोनों सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, ठीक है? व्यक्तिगत फीलिंग है और बिल्ली ये बता नहीं सकती थी कि वो संतुष्ट है कि उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सिद्धांत भी क्या हुआ? क्रॉस हुआ उनके अपने एक्सपेरिमेंट से। तीसरा जो था लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट कोई बताएगा? अगर रिस्पॉन्स का प्रभाव जो होता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री अगर होता है तो प्राणी उस बिहेवियर को दोहराता है, उस रिस्पॉन्स को, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो उसको वो नहीं दोहराता है। इसमें ये बताया गया कि प्राणी जो है, ठीक है, किसी काम को कर रहा है, ठीक है, किसी बिहेवियर को उसने किया और करने के बाद उसका प्रभाव जो है सेटिस्फैक्ट्री है। मान लीजिए उसने लीवर दबाया तो दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, तो उसको लगा कि ये काम हमने किया, ये हमको गोल तक पहुंचा देगा, ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरा
कि कोई ऐसा काम जिसको वो करे और उससे डिससेटिस्फैक्शन हो। तो यहाँ लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर इफेक्ट जो है सेटिस्फैक्शन वाला होगा तो प्राणी इस व्यवहार को रिपीट करता है, और अगर डिससेटिस्फैक्शन वाला होगा तो प्राणी उस व्यवहार को छोड़ देता है। ठीक है, दो ही चीज़ें बताई गई। अब तीसरे सिद्धांत का भी धज्जी उड़ा दिया गया। इनके जो नियम था, कहा गया कि बिल्ली ने लीवर दबाया ही क्यों? सेटिस्फैक्शन तो बाद में न हुआ। सेटिस्फैक्शन जो लॉ ऑफ इफेक्ट था वो लीवर प्रेसिंग के बाद देखा गया, भोजन उसको बाद में दिया गया, भोजन उसको बाद में मिला। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो लर्निंग के बाद की प्रक्रिया हो गई, सीखने में नहीं निभाया। लीवर तो पहले ही प्रेस हो चुका था, यानी लर्निंग की प्रक्रिया पहले संपन्न हो गई थी, सेटिस्फैक्शन का तो बाद में। तो लॉ ऑफ जो इफेक्ट था, जिससे ये बताते हैं कि हम किसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं या किसी बिहेवियर को करते हैं या किसी बिहेवियर के प्रबल होने की संभावना होती है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि थॉर्नडाइक के प्रयोग में लीवर प्रेसिंग पहले हो गया, लीवर तो पहले ही दब गया, और भोजन बाद में मिला। अगर हम भोजन पहले देते और तब लीवर देते तो होता कि भोजन के वजह से लीवर दबाना उसने सीखा। यहाँ तो लीवर पहले दबा और भोजन बाद में। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो था वहाँ, ये सिद्धांत यहाँ भी कट हो जाता है। ठीक है, तब थॉर्नडाइक के समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो हमारे सिद्धांत में गड़बड़ है। ठीक है, जितना कॉल होगा ना, किसी का कॉल ना हो तो पढ़ाते वक्त ज़रूर आएगा कॉल। तो ये जलाना होगा ना सर। तो थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट को देखा ध्यान से, और देखने के बाद से उनकी जितनी आलोचना हुई, उन आलोचनाओं को उन्होंने समेटा, और समेटने के बाद 1930 के बाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1930 के बाद का सिद्धांत जो था, चूँकि इसमें बैकवर्ड इफेक्ट की बात की गई, जो लॉ ऑफ इफेक्ट था ना, वो उसमें बैकवर्ड इफेक्ट था। रिस्पॉन्स पहले हुआ, रिवॉर्ड बाद में मिला। 1930 के बाद का सिद्धांत क्या कहता है, कोई आइडिया? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है, असल बीच बीच में फ़ोन आ जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। 1930 के बाद का सिद्धांत कनेक्शनलिस्टिक थ्योरी, या इसको भी कनेक्शन थ्योरी ही कह दें, लेकिन इस 1930 के बाद में इसमें कुछ संशोधन हुए। ठीक है, और क्या संशोधन हुआ, उन्होंने फिर 3 नियम बनाए। 1930 के बाद का 3 नियम फिर आया, जिसको हम लोगों ने बोला डिसअप्रूव ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो पहले दिया गया था उसको डिसअप्रूव किया उन्होंने। ठीक है, दूसरा था ट्रंकेशन ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। ट्रंकेशन ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव नियम का संक्षेपण। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या किया उन्होंने, संक्षेप किया। और तीसरा था स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। तो ये 3 चीज़ें, 3 नियम फिर लेके आए वो। पहला नियम जो था डिसअप्रूव ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें थॉर्नडाइक ने बताया, कहा कि उन्होंने, उनके सामने अनेक प्रयोग ऐसे थे जिसमें ये बताया गया कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ही प्राणी नहीं सीखता है, बल्कि वो क्या सीखता है, अगर हम उसके नॉलेज, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बता दें, नॉलेज दे दें, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी बता दें, तो भी देखा जाता है कि परफॉर्मेंस में सुधार होता है या लर्निंग होती है। मिरर ड्राइंग एपरेटस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें स्टार पैटर्न पर लाइन खींचने वाली चीज़ थी। ठीक है, और व्यक्ति को ये बता दिया जाता था कि कहाँ कितनी उसकी एक्यूरेसी है, कितनी इनएक्यूरेसी है। तो इसके आधार पर भी देखा गया कि जिस ग्रुप को एक्यूरेसी बताई गई, ठीक है, उसमें सुधार हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी लर्निंग बेहतर हो गई। और जिसको नहीं बताया गया उसकी एक्यूरेसी के बारे में,
नॉलेज ऑफ रिजल्ट नहीं दिया गया, उनके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आया। तो इसका मतलब कि सिर्फ प्रैक्टिस से चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती हैं, बल्कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, या फिर हम कहें कि एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी बताने से भी चीज़ें इम्प्रूव कर जाती हैं, सीखी हुई चीज़ इम्प्रूव कर जाती है। तब थॉर्नडाइक ने कहा कि इन्होंने माना कि बात सही है, और उन्होंने कहा कि अपने ही सिद्धांत का उन्होंने खंडन कर दिया और कहा कि प्राणी सिर्फ अभ्यास से नहीं सीखता है। जब रिस्पॉन्स जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीखना होता है, तो प्राणी क्या करता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से नहीं सीखता है। जब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की बात करेंगे, जटिल बिहेवियर या लर्निंग ऐसा है जो डिफ़िकल्ट लर्निंग है, उसके सीखने में प्राणी एक्सरसाइज के अलावा अन्य चीज़ों का सहारा लेता है। लेकिन जब लर्निंग बहुत ही सिंपल होगा तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिसअप्रूव ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज। वहाँ उन्होंने मान लिया कि एक्सरसाइज करने से ही हम जटिल बिहेवियर को नहीं सीख सकते हैं, सिंपल बिहेवियर को ज़रूर सीख सकते हैं। क्लियर है? ट्रांकुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बताया गया था? लॉ ऑफ इफेक्ट को भी उन्होंने सुधारा। ठीक है, 1930 के बाद जो कनेक्शनिज्म के संबंध थे, ठीक है, वो आधा ही सत्य रहा, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट में ये बताया गया था कि लीवर प्रेसिंग पहले हो गया, रिस्पॉन्स पहले हो गया, रेनफोर्समेंट बाद में आया। ठीक है, या जो उसका इफेक्ट था वो बाद में देखा गया, जबकि इफेक्ट पहले होना चाहिए था। तो इन्होंने बताया कि प्रयोग के थॉर्नडाइक के सामने कुछ प्रयोग के परिणाम के तथ्य सामने थे। क्या था? कि जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि रिवार्ड और पनिशमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं होते हैं। रिवार्ड और पनिशमेंट ऐसा स्टडी करके बताया गया कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं और दोनों का इफेक्ट बराबर नहीं होता है। ठीक है, कि अगर हम किसी को 2 तबड़ाक मार के सिखा दें और 2 टॉफ़ी दे के सिखा दे तो दोनों इक्वल नहीं होगा। सीखने में दोनों के एक्सटेंट में फर्क आएगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। किस में ज़्यादा होगा? दो चटकर मार देने से ज़्यादा लर्निंग होगी या 2 टॉफ़ी देने से ज़्यादा लर्निंग होगा? सर रिवार्ड से टॉफी से। ठीक है, तो साइकोलॉजी वाले को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साइकोलॉजी वाले को एक लाइन पकड़ लीजिए कि पनिशमेंट से कभी भी बिहेवियर में क्या नहीं होता है। हाँ, इसीलिए किसी भी स्कूल में बच्चे को मारने को कहाँ परमिशन है। साइकोलॉजी पढ़ने वाला कभी भी बच्चे को नहीं मारता है, तो वो जानता है कि लर्निंग जो है, लर्निंग कभी भी पनिशमेंट से इम्प्रूव नहीं हुआ है। हाँ सर, हम लोग भी अपने बच्चे को कभी नहीं मारे हैं। अपने बच्चे को? मेरा बेटा सुन रहा है और हंस रहा है। सोच रहा होगा कि मम्मी झूठ बोल रही है। रियली आज तक मुझको कभी एक थप्पड़ नहीं लगा है, इतना बड़ा हो गया। रंजना मैम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं लगाना चाहिए। कभी नहीं लगाया है मैम, मेरे बगल में वो बैठा है, कभी आज तक वो मेरे हाथ से एक थप्पड़ नहीं खाया। तो रंजना मैम लगा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको अफसोस होगा। तो ये बताइए, अभी मेरा रंजना मैडम से हम बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि ये जो इमोशनल कैथारसिस है, ये जो बच्चे पे नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? सर अपने आप पे रात में 2-2 बजे तक जग के। बच्चे पे अगर नहीं तो हस्बैंड पे नहीं ना है ये कैथारसिस? सर वो तो है ही नहीं, तो दिखाए कहाँ? मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, क्योंकि हम रंजीता बोल रहे हैं, रंजना मैम बोल ही नहीं रहे। अच्छा सॉरी डॉक्टर कुमारी सिर्फ दिखता है तो हमको लगा कि हाँ बस उतना ही ठीक है। ओके, चलिए रिवार्ड याद रहेगा सर। चलिए तीसरा जो है अच्छा, इसमें हम लोग बात अभी कर लिया, लेकिन हमने इसमें ये नहीं बताया। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उनके पास था कि जो रिवॉर्ड है और जो पनिशमेंट है, दोनों का इफ़ेक्ट जो है एक बराबर इक्वल नहीं होता है और एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे स्टडी उनके सामने थे, जिसके आधार पर उन्होंने क्या बताया
उसमें ये बताया गया कि पुरस्कार के प्रभाव से भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो किसी बिहेवियर को इन्हांस करने में मदद मिलता है, और अगर हम पनिशमेंट देते हैं तो कोई बिहेवियर कमज़ोर नहीं होता है, सिर्फ सप्रेस कर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पनिशमेंट देने से बिहेवियर चेंज नहीं करता है, क्या होता, सप्रेस कर जाता है। इसीलिए जो टेक्निकली जो थेरेपीज बनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, उसमें पनिशमेंट को कभी जगह नहीं मिली। ठीक है, एक रेनफोर्समेंट की जगह दूसरा रेनफोर्समेंट हमने दिया, सिचुएशन बदला ताकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सके। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग आ जाएं, तीसरा जो था लॉ ऑफ स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड का इफेक्ट क्या बताता है? थॉर्नडाइक का ये कहना था कि अगर हम किसी को रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड देते हैं तो ये रिवॉर्ड जो है सिर्फ उस रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वो उसके आसपास के बिहेवियर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अन्य बिहेवियर भी उससे मजबूत होते हैं, ये बताया उन्होंने। ठीक है, जैसे सर एक बच्चा को मारे तो दूसरा बच्चा भी साम जाता है। हाँ, पति को डांट दीजिए तो बच्चा ऐसे चुप हो जाएगा कि जब जब हस्बैंड, जब पापा की ये स्थिति है, हमारी क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो ये पनिशमेंट के साथ भी लागू है। ठीक है, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ स्प्रेड में जो हम रिवॉर्ड देते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो रिवॉर्ड वाले बिहेवियर पर तो पड़ता ही है, साथ साथ पनिशमेंट वाले बिहेवियर पर भी देखा गया है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें सब्जेक्ट को स्टिमुलस वर्ड सुनकर 1 से 10 तक की संख्या को बोलकर रिस्पॉन्स करना था। ठीक है, एक वर्ड दिया गया, एक कंडीशन रखा गया कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको उसमें से 1 से 10 में कोई संख्या बोलनी है। थॉर्नडाइक कुछ अनुक्रिया को सही अनुक्रिया बताते थे और कुछ को गलत कहकर मौखिक दंड देते। कुछ को सही बताया और कुछ को गलत। सही अनुक्रिया पे प्रशंसा करते थे और गलत अनुक्रिया पे क्या करते थे, मौखिक दंड देने का मतलब रिप्रूफ, निंदा करते थे। ठीक है, परिणाम में देखा गया कि पुरस्कार का प्रभाव जो था सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया पर ही नहीं पड़ा, बल्कि आसपास के जितने और भी रिस्पॉन्सेस थे उन पर भी देखा गया। इसी को उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ स्प्रेड हमें ये बताता है कि किसी एक बिहेवियर को अगर हम रेनफोर्स करते हैं, ठीक है, या उसको क्या करते हैं, किसी वर्ड, किसी एक्ट को हम रिवॉर्ड देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अन्य बिहेवियर के साथ साथ पनिश्ड वाले बिहेवियर पर भी पड़ता है। यही लॉ ऑफ उनका स्प्रेड था, स्प्रेड ऑफ इफेक्ट था, लॉ ऑफ स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। सर, स्प्रेड ऑफ इफेक्ट में जैसा कहा जा रहा है कि अगर रिवार्ड दिए गए बिहेवियर की, अगर जिस व्यवहार को रिवार्ड दो तो उसकी वजह से दूसरा व्यवहार भी रिवार्डेड हो जाता है या वो भी इम्प्रूव करता है, तो क्या जिस व्यक्ति को रिवार्ड दिया जा रहा है उसी व्यक्ति के दूसरे व्यवहार भी इम्प्रूव होते हैं, या फिर जो अगल बगल के लोग हैं वो उनके लर्निंग से इम्प्रूव होते हैं? दोनों पर इम्पैक्ट देखा जाएगा, दोनों का होगा, उसका भी और अगल बगल दोनों पे दोनों का ही देखा जाएगा। पड़ेगा। अगर आप कोई, अगर मान लीजिए कि कोई मैथ में बहुत अच्छा है या मैथ बना रहा है, उसने सही बनाया और आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि अरे मैथ में तो इसका बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा बना रहा है, वेरी गुड, ये तो सब सब्जेक्ट में कर लेगा, हमको पता है। तो ये जो इफेक्ट हुआ रिवॉर्डेड, जो हमने उसकी प्रशंसा की, तो उसको भी तो ये है ना कि निगेटिव पनिशमेंट, मान लीजिए कि फिजिक्स में कमज़ोर है तो वो फिजिक्स में भी इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि हमारी प्रशंसा की जाएगी, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? लॉ ऑफ
ऑफ स्प्रेड। कनेक्शनिज्म थ्योरी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और किसी दिन सुनेंगे भी हम कि ज़रा सा लॉ कनेक्शन थ्योरी के बारे में बताइए। तो हमको ये देखना है कि कोई आदमी जो हमारे ग्रुप में है वो उसको प्रेजेंट कैसे करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे किसी दिन। चलिए एक दूसरी थ्योरी हम लोग देख लें। हल की थ्योरी तो अभी नहीं देखेंगे, पहले हम लोग आसान थ्योरी देख लिया जाए। इनसाइड थ्योरी की बात कर लें, फिर टॉलमैन की थ्योरी बात करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, और तब हल की थ्योरी देखेंगे और गथरी की थ्योरी तो थीम बता देंगे। ठीक है, और पियाजे की थ्योरी तो हमको लगता है कि कई बार हो गया लेकिन हम हर बार भूल जाते हैं। सेंसोरी मोटर लर्निंग नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए सब भुला जाते हैं। सेंसोरी मोटर सर। सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट है, फिर फॉर्मल। फॉर्मल 4 एस पी सी, हाँ सी एफ कोडिंग भी बनाते हैं और कोडिंग भी भूल जाते हैं, बना के रखे ही हैं कुछ चीज़ें जो हमेशा परेशान करती हैं हमको। पढ़ा हुआ लेकिन वो मेमोरी में आता नहीं है, पता नहीं एलटीएम में जाता का है नहीं, हमको नहीं समझ में आता है। इस बार कुप्पी से डाल देना है दिमाग में छेद करके। आपकी यही बात है ना, हम लोगों को याद रहती है, हंस के पढ़ा देते हैं। अरे जाता ही नहीं, मतलब कितनी बार हम लोग पढ़ा होगा पाइजेट की थ्योरी, लेकिन अगर हम फिर सोचेंगे ना तो 4 स्टेज इतना याद है कि 4 स्टेज है। अब हम देखा नहीं, कंफ्यूज हो गया कि सेंसोरी मोटर पहले है कि प्री। फॉरगेटिंग बहुत हो रहा है सर, फॉरगेटिंग हम लोगों पे हावी हो गया है। नहीं तो होगा, जैसे जैसे आएगा ना, जैसे जैसे सिचुएशन नजदीक आएगा ना। पर ये प्रेशर भी है सर कि कभी कभी क्या होता है कि जिस पे ध्यान नहीं दे वो चीज रिकॉल हो भी जाता है वक्त पे। और सोशल प्रेशर है ये जी। प्रेशर इस बात का नहीं है कि हम फेल कर जाएंगे या हमको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। प्रेशर ये है कि सोसाइटी क्या कहेगी। हाँ सही बोले सर, सब बोलेगा इतने दिन से पढ़ा रही है फिर भी नहीं निकाल पाई। हाँ, और सबसे ज्यादा तो हमको बोलेगा, बोलने से क्या, और सबसे ज्यादा हमको बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा सर। अरे कोई ना बोलेगा, हमारी बीवी बोल देगी। चलिए ठीक है। मैम का रिजल्ट आया सर। हाँ सर मैम का रिजल्ट आया, नेट का रिजल्ट। अरे उनका एक पेपर खराब हो गया ना, फर्स्ट पेपर नहीं, सेकंड पेपर तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, नंबर 114। अच्छा हाँ, फर्स्ट पेपर इन्होंने मिला लिए थे क्वेश्चन, है ना। वो फर्स्ट पेपर ही उनका 30 मार्क का आया, वो उसी में लटक गई। तो ये भी आप ही की गलती है सर, सही टाइम नहीं दिया पढ़ाने में। नहीं वो देखिए हमने क्या बताया कि रेडीनेस जो है ना वो 3 तरह का जी। कोई करना चाहे और उसको करने दिया जाए। सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहाँ चक्कर क्या था कि करना नहीं चाहे और उसे करवाया जाए। ये बीच वाला है, ये बीच वाला पोजीशन है। सर आप बच गए सर। ये देखिए हम लोगों के साथ क्या हो रहा है ना सर कि पढ़ने की ख्वाहिश भी है लेकिन ऐसे माहौल में फंसे रहते हैं। कभी बच्चे यहाँ पे आप अपने आप को बचा रहे हैं सर यहाँ पे। नहीं वो निगेटिव एस्पेक्ट है कि हमसे नहीं होगा, आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। और हर बार हम जबरदस्ती फॉर्म भरते हैं। फर्स्ट पेपर ही गड़बड़ होता है, मेरा भी फर्स्ट पेपर गड़बड़ हो जाता है। हम भी 3 बार दिए सर, नहीं निकल पाया मेरे से भी। 1 मिनट दोस्तों। हाँ मैडम, बात हुई जरूर। हाँ बात हुई है उनसे। कोई टिप्स दीजिए आप लोग, फर्स्ट पेपर कैसे निकाला जाए। मैम बात हुई है भाई से। हैं? अरे नहीं मेरा फर्स्ट पेपर ही लग हाँ हम लोग आएंगे 8 के बाद आके देखेंगे। केस मदान की बुक बहुत अच्छी है। हाँ उनसे बात हो गई, 8 के बाद हम लोग जाएंगे आएंगे। फिर से बताइए ना पूरा नाम। बात करो। हाँ हाँ ठीक है मैम, उनकी से बात करो। ठीक चलो फिर अल्लाह। ठीक, अल्लाह। एस मदान। अच्छा हाँ, मेरा निकला नहीं है नेट, मेरे फर्स्ट पेपर में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो केवीएस मदान वाला बुक भी अच्छा है लेकिन एक तरीका सीखने का बड़ा अच्छा है वो नेट से, है ना।
क्या सर? इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाइए और जाके वो मेटा एजुकेशन का आप निकालिए और उससे पढ़िए। वो पढ़ाता मेटा है हर यूनिट को, एजुकेशन। यूनिट वाइज पढ़ाता है, बहुत अच्छा, और उससे सीखने को बहुत मिलेगा। हमने उसी से किया था, कोई बुक नहीं पढ़ी थी फर्स्ट के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो देखते थे, बैठ के आराम से टीवी पे लगा देते थे, सोफा पे बैठ गए, कहा चाय नाश्ता देते रहो, बस चुपचाप पड़े रहते थे, देख रहे हमको हैं। फर्स्ट पेपर में हाँ, कभी नहीं, मेरा कट ऑफ मतलब कि दोनों पेपर पास कर जाते हैं बट कट ऑफ क्रॉस नहीं होता है। अर्चना जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे, हमसे बाद में बात कीजिएगा, ठीक है, जी 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 कि क्या करना है, कितने मार्क्स आए और करना क्या है, जी ठीक है। ठीक है। हमारा हमने और हमारे स्टूडेंट ने एक साथ हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू के बाद सोचे सर नेट के लिए ही लगे। हाँ बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, निकालना है कैसे भी, जब हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, जब रिजल्ट आ गया तो वो पास कर गया और हम फेल कर गए। तो उसने भेजा हमको कि सर हम तो पास कर गए, मुबारकबाद हमने दिया, हमने कहा कि तुम अपना मार्क्स भेजो, तो उसने मार्क्स भेजा। तो हमने बहुत ध्यान से मार्क्स देखा, तो देखा कि साइकोलॉजी में वो करीब 40% मार्क्स थे उसके, और 80% मार्क्स जो था वो फर्स्ट पेपर में था, और मेरा 62% जो था वो फर्स्ट पेपर में था, ठीक है, और 50% जो था वो मतलब सेकंड पेपर में, साइकोलॉजी में 62 था और फर्स्ट पेपर में 50% था। तो हमने अपना पुराना रिजल्ट सारा निकाला, हम बैठे, हमने कहा कि नहीं, तो हमने देखा कि जब भी हमने एग्ज़ाम दिया है, चाहे पढ़ के दिया हो चाहे बिना पढ़े दिया हुआ, वो 60 से 62 के बीच में ही मार्क्स था साइकोलॉजी का। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस बार हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, और हमने सिर्फ डिटरमाइन अपने आप को किया कि हमको सिर्फ फर्स्ट पेपर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और हमने टारगेट लिया 80 नंबर का, 100% का नहीं लिया। उसमें 2 यूनिट ऐसा है जो आदमी को फ्रस्ट्रेट करता है, एक डेटा इंटरप्रिटेशन और एक और है कोई, ठीक है, जिसके बनाने में आदमी नाच के रह जाता है, ठीक है। तो ये 2 हमने कहा कि इसको अभी हम छोड़ देंगे, हमको 80 नंबर में हमको 80 नंबर चाहिए, और उसी हमने 2 यूनिट को छोड़ के हमने कहा कि ये 2 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गेस मारेंगे, नहीं पढ़ेंगे इसको। सिर्फ हमने 8 यूनिट उठाया और 8 यूनिट का वीडियो देखा बैठ के, और हमने 80 मार्क का टारगेट लिया था, 74 आ गया। वाह सर, वाह। तो आप प्लान कीजिए, प्लान कीजिए, इंटरव्यू के बाद वही बता रहे हैं, प्लान करना होगा, ठीक है, कि क्या करना है। बोले सर, पीछे का मार्क्स देखना पड़ेगा हाँ, कि कि दोनों हम में कहाँ कितना पर आ हैं, रहा है। हाँ हम हैं कहाँ पर, ठीक है। जो हम जानते हैं वो तो हम जानते ही ना हैं, जो नहीं जानते हैं हमको वो जानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना अपना। चलिए हम लोग फिर पढ़ाई से दूसरे साइड चले गए, आ जाइए वापस। इनसाइड थ्योरी। सुल्तान नाम के बनमानुस ने जब केला खाया, केला खाते ही उसको सूझ आया। चलिए इनसाइड थ्योरी, कोहलर और कोफका, वॉर्धाइमर का नाम नहीं है, याद रखिएगा, इसमें गेस्टाल्टवादियों की ये थ्योरी है, जिसमें स्पेशली कोहलर और कोफका, ठीक है, 1924-25 में। सारी लर्निंग की सारी थ्योरी व्यवहारवाद से है, एक यही थ्योरी जो है वो गेस्टाल्ट अप्रोच पर है। और ये भी टोलमैन हुई गेस्टाल्ट बात को नहीं, टोलमैन मिक्स है, नहीं, वो भी मिक्स है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है, लेकिन एज ए होल उन्होंने दोनों चीज़ों को लिया। एज ए होल, जी सर, कॉग्निटिव बिहेवियर है, लेकिन उन्होंने होलनेस की बात की। हाँ, उन्होंने दोनों चीज़ें उठाई थी, ठीक है, दोनों चीज भी। चलिए तो हम लोग बात करें कि 1924 और 25 के दशक में ये सिद्धांत आया, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि सीखना जो है वो इंसाइट के द्वारा होता है, सूझ के द्वारा होता है। व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी विषय को क्या करता है, सीखता है, तो सीखने के संबंधित हर एक पहलू को समझने की कोशिश करता है। समझ में आई बात? जो हम लोगों ने अपना रिजल्ट देखा, ठीक है,
जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, ये एज ए होल देखना था। जब तक हमने नहीं देखा था, हमको सूझ नहीं था। सूझ कब उत्पन्न हुआ? जब मेरा स्टूडेंट हमसे आगे निकल गया। जब तक तो सब फेले थे, स्टूडेंट भी फेल कर रहा था हमारा और हम भी कर रहे थे, तो सब हम लोग बराबर थे। तो जब कोई आगे निकला तो एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि विषय को हम कब सीखते हैं? जब हम उसके सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे परिस्थितियों का व्यक्ति जब नए ढंग से परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन करता है, सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। इसीलिए हमने अर्चना से कहा था कि आप चीज़ों को नए ढंग से देखिए। जो एक तरीका हम अपना रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं, ठीक है, बिल्ली की तरह हम लोग खींच उत्पन्न कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, सिचुएशन को एक बार फिर से रीऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम इस किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि कैसे हम पूरे परिस्थिति